क्लास 10th में मेटल्स नॉन मेटल्स में लास्ट टाइम हमने मेटल्स की रिएक्शन कराई थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ओके, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या है कि हम रिएक्टिविटी थ्रीज देख लेते हैं। ओके, रिएक्टिविटी थ्रीज ऑफ मेटल्स, ये देखिए मैंने बनाया हुआ है रिएक्टिविटी थ्रीज ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ओके, देखिए वाटर से रिएक्ट कराकर, एसिड से रिएक्ट कराकर हमने ये मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज बनाई हुई है। ओके, यहाँ पे गलती से मैंने Cu लिख दिया है, इट विल बी गोल्ड। ओके, देखिए इसमें ऊपर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स आते हैं और नीचे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। इसमें जो हम लोगों को देखना है, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, एक बार उसको मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ। हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो मेटल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा देते हैं। दूसरे शब्दों में बोले तो H+ आयंस को रिड्यूस करा देते हैं। याद है आपको, H+ आयन को रिड्यूस करा देते हैं, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं किसको, हाइड्रोजन को। खुद तो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज, और हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, ये रिड्यूस। ओके, तो ठीक है, देखिए लास्ट में हमने HCl से रिएक्शन कराई थी। अब हम लेने जा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड से भी हम रिएक्शन फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन कुछ इसी तरीके की होती है कि करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा मेटल का और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये कुछ खास नहीं है, पर हम इसको फटाफट चलिए देख लेते हैं। इसके बारे में भी मैं डिस्कस करता हूँ। मैं किससे रिएक्शन कराने जा रहा हूँ, मेटल्स की, मेटल्स प्लस H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड से मैं रिएक्शन कराने जा रहा हूँ। मिलेगा क्या क्या मुझे बताइए, सॉल्ट मिलेगा, मेटल का क्या मिलेगा, मेटल का सॉल्ट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे कि आपने देखा था कि हाइड्रोजन गैस के साथ कॉपर ने रिएक्ट नहीं किया था, बिकॉज कॉपर जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है, तो हाइड्रोजन को वो रिड्यूस नहीं कर सकता है, मींस H+ आयन को रिड्यूस नहीं कर सकता है। ओके, तो चलिए फटाफट ले लेते हैं। सबसे पहले हम सोडियम से रिएक्शन कराते हैं। Na इन सॉलिड फॉर्म रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इन एक्वस फॉर्म गिव्स, क्या बनेगा बताइए, NaSO4 या Na2SO4, हाँ Na2SO4 बनेगा। फॉर्मूला भूल गए क्या, Na पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, और सल्फेट पे 2- होते हैं तो क्या बनाएगा, Na2SO4। ओके, NaSO4 मत बोलिए भाई, ठीक है, दिस इज Na2SO4। ये मेरे को मिल गया, इसका नाम बताइए, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट ये कौन एक्वस में होगा, ये प्लस हाइड्रोजन गैस। तो फटाफट देख लेते हैं, इसको बैलेंस करेंगे तो किस तरीके से बैलेंस होगा। ये सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ मैंने 2 लगा दिया, ये नंबर 1 रिएक्शन है। अब मैं ले लेता हूँ मैग्नीशियम को, ठीक है ना, मैग्नीशियम भी सेम इसी तरीके से रिएक्ट करेगा, MgSO4। ओके, ओह नो, दिस इज H2SO4 ना, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद H2SO4 एक्वस गिव्स, क्या देगा बताइए, MgSO4। क्यों, क्योंकि Mg पे 2+ होता है और सल्फेट पे 2-, 2 गेट्स कैंसल्ड, तो आंसर विल बी MgSO4 एक्वस। ओके, प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको अगर आप बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं, मेरे ख्याल से ऑलरेडी बैलेंस है। नेक्स्ट देखिए, एल्युमिनियम अगर आप लेंगे, ठीक है, एल्युमिनियम इन सॉलिड फॉर्म रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इट विल गिव, Al पे कितना चार्ज होता है बताइए, 3+ और सल्फेट पे 2-, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, Al2SO4 का होल राइस। इसको पूरा ऐसे ब्रैकेट में रखिए और नीचे क्या लगा दीजिए, 3, ये वाला 3 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, Al2SO4 का होल राइस प्लस हाइड्रोजन गैस। इज इट बैलेंस, नो, सल्फेट आयन इधर कितने, 3, पॉलीटॉमिक आयन है, बैलेंसिंग करना सिखाया आपको, तो इधर क्या लगा दूंगा मैं, 3 2 हाइड्रोजन हो जाएगा 6, तो इधर लगा दूंगा मैं 3। ओके,
और एल्युमिनियम पे कितना लगा हुआ है 2, ठीक है ना, बैलेंस हो गया ये सॉलिड एक्वस, इसका नाम बताइए एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है ना, ये एक्वस। ठीक है, अगला लेते हैं हम, फटाफट ले लेते हैं जिंक। जिंक से अगर हम कराते हैं Zn इन सॉलिड फॉर्म रिएक्ट्स विद H2SO4 इन एक्वस फॉर्म गिव्स, क्यों भाई आप ऐसे क्यों बताते हो Zn2SO4? Zn में चार्ज कितना होता है 2+, आपने जो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल दी है उसके पीछे लिखे हुए चार्जेस उसको लर्न करिए, ओके, बिना उसको लर्न करे क्लास में ना बैठिए भाई। Zn2 plus SO4 2 minus, तो इट विल बी ZnSO4 जिंक सल्फेट, ओके, हाँ, तो इट विल बी ZnSO4 aqueous plus hydrogen, okay, H2 gas. Now is it balanced? Yes. नेक्स्ट हम लेते हैं आयरन के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो Fe इन सॉलिड फॉर्म प्लस H2SO4 एक्वस गिव्स, देखिए कैसे बनाएंगे इसको, आपने दो पढ़ा है फेरस और फेरेट, यहाँ पर काम क्या आएगा फेरस, Fe2 plus SO4 2 minus 2 here 2 here 2 gets cancelled, आंसर विल बी FeSO4, यहाँ फेरस आएगा, फेरस सल्फेट बनेगा यहाँ, ओके, तो FeSO4 जिसको आप फेरस सल्फेट बोलेंगे या आयरन और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे सेकेंड सल्फेट इन एक्वस फॉर्म प्लस हाइड्रोजन गैस, इज इट बैलेंस? यस। नेक्स्ट इज कॉपर विद, बताइए रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि देखिए ये ध्यान से देखिए इधर H2SO4 will break in 2H plus, दो हाइड्रोजन है इसलिए 2H plus आयन एंड सल्फेट 2 minus, ओके। अब इस H plus आयन को क्या कराना है रिड्यूस, क्या करके इलेक्ट्रॉन देकर, इलेक्ट्रॉन देकर, इलेक्ट्रॉन लेगा, लास्ट में आपको समझाया था। तो क्या कॉपर देता है? नहीं, वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से कहाँ आता है नीचे, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा और H प्लस आयन को रिड्यूस नहीं कराएगा। और अगर H प्लस आयन रिड्यूस नहीं होंगे तो H नहीं बनेगा, मतलब हाइड्रोजन एटम नहीं बनेगा, और हाइड्रोजन एटम नहीं बनेगा तो दो हाइड्रोजन के एटम कंबाइन होके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। इस तरीके से देयर इज नो रिएक्शन, ठीक है, तो कॉपर के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है। उसके बाद जैसे कि हमने HCl लिया, वो भी एक तरीके का एसिड था, हमने H2SO4 लिया, अब हम लेने जा रहे हैं नाइट्रिक एसिड। क्या लेने जा रहे हैं? नाइट्रिक, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ध्यान दें इधर, जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है वो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। तो पहला मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3 देन हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड, ठीक है। इस कंडीशन में हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। उसका कारण होता है, देखिए उसका कारण क्या होता है कि जो नाइट्रिक एसिड है, जो हाइड्रोजन बनता होगा रिएक्शन में, बनता तो होगा नो डाउट, जो हाइड्रोजन बनता होगा उस हाइड्रोजन को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है। कौन? नाइट्रिक एसिड। तो याद रखिए HNO3 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नोट कर लेते हैं नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला क्या है, HNO3 which is known as nitric acid, ठीक है, is a very good oxidizing agent, very good oxidizing agent, okay, it will oxidize the hydrogen, हाइड्रोजन रिएक्शन में बनती होगी, देखिए क्योंकि मेटल किससे रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से, HNO3 से। यस, हाइड्रोजन बनती होगी, बट जो हाइड्रोजन बनती है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाती है किसमें, वाटर में, इसलिए आपको हाइड्रोजन नहीं मिलती है। तो उसको नोट कर लेते हैं, द नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन टू वाटर, ओके। द nitric acid oxidizes the
हाइड्रोजन गैस इनटू वाटर, ठीक है। और क्या होता है, ये खुद नाइट्रिक एसिड अगर किसी को क्या करा रहा है, ऑक्सीडाइज, तो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेते हैं। नाइट्रिक एसिड इटसेल्फ रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। Nitric acid itself reduces to any of nitrogen oxide to any of nitrogen oxides। कोई भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन सकते होंगे, ध्यान से सुनिए। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन से बनते हैं, जैसे कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे क्या क्या बन जाता होगा, Na2, NO2, N2O, NO, N2O2, ठीक है। इसका नाम बताइए, नाइट्रोजन 2 लगा है डाइऑक्साइड, तो ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या है, नाइट्रोजन पे 2 लगा है तो नाम क्या पड़ेगा, डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन कितना है 1। डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये क्लास 9 में मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। बहरहाल तो ये आपको आंसर देना होगा, ओके, कि नाइट्रिक एसिड के केस में मेटल्स हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। किसके साथ रिएक्ट करके, नाइट्रिक एसिड के साथ, बल्कि क्या मिलता है हमको, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करा देता है कौन, HNO3। ऑक्सीडाइज कराने का मतलब समझ रहे, ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है अपने, और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस। और रिड्यूस होकर क्या बना देता है, या तो NO2, या तो N2O, या तो NO। खुद ही देख लीजिए, HNO3 का ऑक्सीजन का नंबर क्या है, ज्यादा, 3। और ये जो कंपाउंड्स बन रहे हैं इनमें ऑक्सीजन का नंबर क्या है, कम, मतलब HNO3 क्या हो गया, रिड्यूस, और हाइड्रोजन को क्या करा दिया, ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन सप्लाई कर देता होगा और क्या बन जाता है, H2O। इसलिए आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती। लेकिन दो मेटल्स ऐसे हैं, मैग्नीशियम और मैंगनीज, ध्यान रखिए, दो मेटल्स ऐसे हैं, मैग्नीशियम एंड Bs मैंगनीज। मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या है, Mg, और मैंगनीज क्या है, M स्मॉल m, ओके, Mn। ये दोनों जो मेटल्स हैं, ये नाइट्रिक एसिड को अगर आप बहुत डाइल्यूट कर लें, ठीक है, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से ये रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस हमको मिलती है। तो इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम इन सॉलिड फॉर्म रिएक्ट्स विद HNO3, और ये HNO3 क्या है, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ओके, वेरी डाइल्यूट। देखिए, अगर आप उसको ज्यादा डाइल्यूट नहीं करेंगे ना, नॉर्मल डाइल्यूटेड होगा या कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी, क्योंकि HNO3 हाइड्रोजन निकली हुई हाइड्रोजन क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। लेकिन अगर आप वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे, ठीक है ना, तो आपका रिएक्शन बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, हाँ, इसको ब्रेक करिए, HNO3 को कैसे ब्रेक करेंगे बताइए, H+ और NO3 सिंगल माइनस, ये हाइड्रोजन आयन है और ये क्या है, नाइट्रेट आयन, याद है आपको, हाँ। उसमें देखिए, पहले उसको लर्न करिए, आपको बार बार यूज में आता है, जो आपको पीरियोडिक टेबल के पीछे मिला हो या तो साथ में लेके बैठा करिए उसको, ओके। तो ये ब्रेक हो गया। अब मेरे पास देखिए क्या है, Mg क्या बनाएगा, 2+, यहाँ पे देखिए Mg क्या बनाता है, Mg 2+,
Mg2 प्लस और HNO3 माइनस, ये इधर और ये इधर, सॉरी नॉट HNO3 माइनस, NO3 नाइट्रेट आयन, क्या बनेगा बताइए, MgNO3 का होल ट्वाइस। तो आंसर विल बी MgNO3 होल ट्वाइस। नाम बताइए, मैग्नीशियम नाइट्रेट। ओके, ये बन गया मेरे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस है क्या ये चेक करिए। नाइट्रेट आयन कितने यहाँ पर 2, इसलिए यहाँ भी पॉलीएटॉमिक नाइट्रेट है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बैलेंस हो गया ये। ओके, ये एक्वस फॉर्म में मिलेगा, यहाँ लिख लीजिएगा MgNO3 होल ट्वाइस एक्वस, और ये क्या हो गया, गैस। ठीक है, इसी तरीके से मैंगनीज की भी रिएक्शन होती है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ मैंगनीज? यस, Mn। ठीक है ना, बना सकते हैं। Mn in solid form reacts with HNO3 gives, Mn पर भी कितना चार्ज होता है 2 प्लस, याद रखिए, और नाइट्रेट पे कितना होगा 1 माइनस या -1, Mn 2 प्लस, ये इधर चला जाएगा, ये इधर क्या बनाएगा MnNO3 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन, नाम क्या होगा बताइए इसका, मैंगनीज नाइट्रेट। ओके, मैंगनीज नाइट्रेट इन एक्वस फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस की निकल जाएगी। ओके, ये नाइट्रिक एसिड है डाइल्यूटेड एक्वस। ठीक है ना, डाइल्यूटेड क्या, वेरी डाइल्यूटेड। ओके, नाउ तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि नाइट्रिक एसिड से आप रिएक्शन कब कराइएगा, और वेरी डाइल्यूट को तभी कराइएगा वो भी 2 मेटल्स की, Mg और Mn। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट देखते हैं हम ये एक्वारीजिया क्या होता है। ओके, व्हाट इज एक्वारीजिया, सुना है आपने? ओके, ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को हम साइड में ही लिखा रहने देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिस इज reactivity series of metals। ओके, ये आपको लर्न होना चाहिए बिल्कुल भी। इसका शायद कुछ हमने बनाया था एक बार लास्ट वाले चैप्टर में, तो आप फॉलो कर लीजिएगा उससे। इसको रब कर दो। हाँ, चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं, ये एक्वारीजिया क्या होता है। एक्वारीजिया सुनिए भाई ध्यान से। नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या मैंने बोला, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर 1:3 के रेशियो में लिए जाए, ऐसे 1:3 के रेशियो में, पहले तो इसका मीनिंग समझिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, इसको इधर और इसको इधर, मतलब 3 into HNO3, 3 into HNO3 is equals to 1 into HCl, or other way around we can say that 1 is to HCl is equals to 1 into concentrated HCl is equals to 3 into concentrated नाइट्रिक एसिड। मतलब अगर आप ने 3 पार्ट्स नाइट्रिक एसिड, सॉरी यस, अगर आपने नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट लिया हो तो आपको HCl कितना लेना होगा, 3 पार्ट्स। देखा जाए मैथमेटिक्स में, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है ना, तो HCl is behaving like y, this 3 and this is behaving like x। तो जो HNO3 की क्वांटिटी है, if that is x, then
HCl की जो क्वांटिटी होगी इट विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x, मींस y इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x। ठीक है ना, इसको आप शुद्ध भाषा में इस तरीके से समझिए। अगर आपने 1 पार्ट क्या लिया है HNO3, 1 पार्ट का मतलब 1 ml ले लीजिए आप। 1 ml अगर आपने HNO3 लिया है तो HCl आपको कितने ml लेने होंगे, 3 ml। ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है ना। तो इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया। ये एक्वारेजिया का नेचर सुनिए कैसा होता है। देखने में आपको फ्यूमिंग लिक्विड लगेगा। फ्यूमिंग लिक्विड मतलब जिसका कलर रेड ब्राउन होता हो, ठीक है। कैसा लिक्विड होगा ये, फ्यूमिंग लिक्विड, रेड ब्राउन कलर का ये आपको दिखेगा। और ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि केमिकल, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में आपने देखा, नीचे आने वाले मेटल सिल्वर और गोल्ड रिएक्शन नहीं करते थे एसिड्स के, ठीक, लेकिन इस एक्वारेजिया के साथ ये रिएक्शन करते हैं। ये एक्वारेजिया हाईली कोरोसिव होता है, कोरोसिव नेचर का होता है। ओके, ये आपको पता ही होना चाहिए। ध्यान से सुनिए अब मेरी बात। अकेला, ना तो अकेला कॉन्सेंट्रेटेड HCl गोल्ड को रिएक्ट करता है गोल्ड के साथ, ना तो अकेला कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गोल्ड के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन अगर मैं एक मिक्सचर बना लूं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर बना लूं मैं, किसका, HNO3 का और HCl का, कौन से रेशियो में, 1:3 में, तो वो मिक्सचर कैपेबल होता है गोल्ड के साथ रिएक्ट करने में। ओके, हाईली कोरोसिव होता है और फ्यूमिंग लिक्विड होता है। फ्यूमिंग लिक्विड मींस आपको दिखने में कैसा लगेगा, रेडिश ब्राउन जैसा थोड़ा सा। ओके, तो ये है। चलिए तो इसको नोट कर लेते हैं। एक्वारेजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ एक्वारेजिया इज अ फ्रेशली, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ओके, व्हाट इज एक्वारेजिया? is a freshly prepared mixture of one part of concentrated nitric acid, 1 part of concentrated nitric acid, यहाँ मैं नीचे लिख दूं, जगह नहीं मेरे पास, 1 part of concentrated nitric acid and 3 parts of concentrated hydrochloric acid and 3 parts of concentrated hydrochloric acid, ठीक है ना। ओके, Aquaresia can dissolve all metal, highly corrosive, it can dissolve all metals, even gold and platinum। इवन प्लेटिनम तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है, प्लेटिनम भी इस पे डिसॉल्व होता है। इवन गोल्ड एंड प्लैटिनम। एक चीज में लिखना भूल गया, कैसा लिक्विड है ये, फ्यूमिंग लिक्विड। फ्यूमिंग लिक्विड मींस व्हाट, हाँ, आपको देखने में रेडिश ब्राउन नजर का आएगा, कुछ फ्यूम्स जैसा उसमें आपको नजर आएगा। ओके, नाउ ये हो गया, ये एक्वारेजिया भाई आपको आना ही चाहिए। ओके, एक चीज मैं इसमें और डिस्कस करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर आपने एग्जाम में गलत लिख दिया ना, गलत लिखने का मतलब सुनिए, अगर आपने लिखा दिया एक्वारेजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 part of concentrated nitric acid की जगह अगर गलती से आपने क्या लिख दिया, हाइड्रोक्लोरिक, तो क्रॉस करें, ठीक, वो एक्वारेजिया नहीं होता। तो 1 part किसको रखना है, नाइट्रिक एसिड, और 3 parts किसको रखना है, बताइए। अगर मैंने 5 ml नाइट्रिक एसिड लिया है तो HCl कितना ml लूंगा, 15, 3 into 5 15 ml। ओके, इसी बात को पलट दीजिए। अगर मैंने 15 ml HCl लिया है, अगर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड 15 ml लिया है, तो कितना ml मुझको नाइट्रिक एसिड लेना होगा, बताइए। हाँ, 5।
ओके, समझ में आती है ये बात? ठीक है, तो ये आपको आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम चलते हैं वापस रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज ऑफ मेटल्स और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। नोट कर लिया? वापस आते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, या फिर यू कैन से दैट एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ये आपको याद होना चाहिए। अब चलिए इसमें से हम कुछ बातें डिस्कस करते हैं और उसको नोट कर लेते हैं। ओके, तो अगर एग्जाम में आ जाता है आपको लिखने के लिए व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, तो अभी तक आपने देखा बहुत सारी आपने रिएक्शंस कराई हैं और उस रिएक्शन के बेसिस में आपने अपना नॉलेज ड्रॉन किया वहां से और देखा कौन से मेटल्स रिएक्टिव थे, कौन से नॉन रिएक्टिव थे या कम रिएक्टिव थे। ठीक है, कौन से मेटल्स वाटर या एसिड में से H+ आयन को क्या कर देते हैं, रिड्यूस, ऊपर वाले कौन से नहीं कर पाते। ये सारा नॉलेज लेकर हमने एक सीरीज बनाई है जिसका नाम क्या है, एक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। उसका डेफिनेशन बनेगा द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम, the arrangement of metals in a vertical column है ना, ये खड़ा खड़ा in a vertical column in the order of decreasing reactivities। decreasing reactivities का मतलब समझ में आ रहा है, नीचे वाले मेटल्स ऊपर वाले से कम रिएक्टिव है। ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग reactivities is called मैं आगे छोड़ देता हूँ, is called what, activity series of metals or reactivity series of metals। okay, okay, देखिए अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। क्लास 9 में हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन को हमने क्या अज्यूम किया है, नॉन मेटल, लेकिन इसको हमने मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में क्यों रखा है, बिकॉज जिस तरीके से मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना कैटायन बनाते हैं, उसी तरीके से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके हाइड्रोजन विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड गिव H+ आयन। तो जिस तरीके से मेटल्स अपना पॉजिटिव आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उसी तरीके से हाइड्रोजन भी अपना क्या बनाता है, H+ आयन। दैट्स व्हाई हमने हाइड्रोजन को मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज में रखा हुआ है, तो इसको नोट कर लीजिए। लाइक मेटल्स hydrogen also loses electron and form positive ion, that is H+. That's why we had put the hydrogen in metal reactivity series, या reactivity series of metal. Now next topic is why some metals are more reactive and why other are less reactive. देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए।
Why? Some metals are more reactive and other are less reactive, and other are less reactive. सुनिए भाई ध्यान से, देखिए कोई मेटल रिएक्ट करेगा या नहीं रिएक्ट करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है, वो कितने अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लूज। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई मेटल बहुत अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है तो वो बहुत अच्छा रिएक्टिव, हम उसको बोलेंगे बहुत अच्छा रिएक्टिव नेचर का है वो। और अगर कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को अच्छे से लूज नहीं कर सकता है तो वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव। ओके, अब ध्यान से सुनिए, समथिंग इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। ओके, इसको समझिए थोड़ा सा, शील्डिंग इफेक्ट। देखिए शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, नाम से आपको पता चलता है शील्ड हो रही है। ओके, कैसी शील्ड हो रही है बताता हूं मैं आपको। इस तरीके से समझिए कि देखिए हम ऐसे बनाते हैं, मान लीजिए कि ये मनी का सोर्स है। ओके, ये मनी का क्या है, सोर्स है। ओके, और यहाँ 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 ऐसा सब मनी लेने वाले बैठे, ये फर्स्ट साइकिल है, ये सेकेंड साइकिल है, ठीक है ना। तो मनी ऐसे जब बंटना शुरू हुआ तो बाहर वालों को मिलेगा क्या, नहीं, सारा अंदर वाले फटाफट फटाफट ले लेंगे। तो वही चीज एटम में भी होती है क्या, कि यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होता है आपको पता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाता है, एक तरीके का फोर्स। तो देखिए ये शेल्स होती है इलेक्ट्रॉन में, सॉरी एटम में, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। तो ये जो शेल्स होती हैं, ठीक है, जब ये प्रोटॉन ऐसा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएगा, तरीके का फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है, नेगेटिव, और प्रोटॉन का कैसा है, पॉजिटिव। तो जब वो फोर्स लगाएगा ना, तो सारा फोर्स तो कौन एक्सपीरियंस कर लेंगे, अंदर वाले, तो बाहर वालों को तो कम मिलेगा, और या तो कोई बहुत बाहर होगा तो उसे मिलेगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, शील्ड। ये इसका मीनिंग होता है। तो सुनिए, जिन मेटल्स में शील्डिंग ज्यादा अच्छी होती होगी, ज्यादा मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, बट आप कंसेप्ट समझ लीजिए, जिन मेटल्स में शील्डिंग अच्छी होती होगी उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते हैं, निकल पाते हैं। शील्डिंग अच्छी का मतलब बाहर तक फोर्स पहुंच नहीं पाता है, इसलिए बाहर वाला न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं रहेगा, ठीक है ना, तो फटाक से बाहर वाला निकल जाएगा। तो इसका मतलब मुझे क्या पता है, मुझे पता चला अगर शील्डिंग कैसी है, शील्डिंग अगर गुड है, शील्डिंग गुड मींस व्हाट, बाहर वाला फोर्स एक्सपीरियंस करता है कि नहीं करता है, नहीं करता है। शील्डिंग मतलब समझ रहे, कवच बन जाना, फोर्स को रोकने वाला कवच। और वो कवच कौन बना रहा है, शील्ड कौन बना रहा है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, वही सारा फोर्स एक्सपीरियंस कर लेते हैं, बाहर तक तो पहुंच ही नहीं पाता है। ठीक है, ओके, तो ये चीज, ठीक है ना। तो इस तरीके से जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना ज्यादा मेटल क्या होगा, रिएक्ट करेगा। समझ रहे हो क्यों उतना ज्यादा रिएक्ट करेगा, क्योंकि उतना ज्यादा वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मींस उतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो लूज, और जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना अच्छे से मेटल क्या करेगा, रिएक्ट। ओके, तो यही रीजन है, कुछ मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स कम। तो जो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन नहीं लूज कर सकते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। इसको मैं लिखवा नहीं रहा हूं, सुन लीजिए। मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड और वाटर।
वाटर या एसिड, आपने दोनों से रिएक्शन करा के देखिए ना, किसकी किसकी रिएक्शन आपने कराई थी, पोटेशियम की, सोडियम की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, एल्युमिनियम की, जिंक की, आयरन की। तो ये जितने भी मेटल्स हैं, या टिन हो गया, ये जितने भी मेटल्स हैं, या लेड हो गया, ये सभी मेटल्स वाटर या एसिड्स में से हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस। ओके, उसके बाद मेटल्स विच आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, बताइए क्या वो एसिड्स या वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे? नहीं, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव मींस दे कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली। ओके, और अगर इलेक्ट्रॉन देखिए इजीली नहीं लूज करेंगे तो हाइड्रोजन से जो हाइड्रोजन प्लस आयन बना है वो रिड्यूस कैसे होगा? जब वो देंगे इलेक्ट्रॉन तो रिड्यूस कैसे होगा? ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा देखिए, अगर ये ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन अच्छा निकाल रहे हैं तो जो निकालते हैं जब इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज हो गया, पता है आपको? तो ऊपर वाले अच्छा ऑक्सीडाइज होते हैं। ये देखिए, ये वेरी गुड ऑक्सीडाइज होता है। अगर ये ऑक्सीडाइज होता है तो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, इसका मतलब किसी को क्या करा देता है, ये रिड्यूस। तो दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइज खुद हो जाते हैं और दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। नीचे आप आएंगे, जैसे जैसे आप नीचे आते हैं, मान लीजिए मैंने कंपटीशन करा दिया एल्युमिनियम और आयरन में, बताइए कौन अच्छे से इलेक्ट्रॉन निकालेगा? एल्युमिनियम। तो अच्छे से कौन ऑक्सीडाइज होना चाहेगा? आयरन के कंपैरिजन में। तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? एल्युमिनियम। समझ में आता है? ठीक है, तो ये हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़ा था, वही मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। ओके, और याद रहे आपको मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पता ही होनी चाहिए। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, देखिए, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस। मेरे पास मेटल है, ठीक है, और मेरे पास सॉल्ट सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए, अब इसमें भी कुछ बात है। क्या ये जो मेटल है, अगर लेट अस से दैट द मेटल इज कैपिटल ए, और सॉल्ट सॉल्यूशन मैंने किसका बनाया है, किसी मेटल कैपिटल बी का, सपोज, ठीक है, और दिस मेटल ए, द पोजीशन ऑफ मेटल ए इज अबव द मेटल बी इन रिएक्टिविटी सीरीज। तब ही केवल और केवल तब ही ये मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में से मेटल बी को क्या कर देगा, डिस्प्लेस। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं और एक एग्जांपल की हेल्प से इसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो नोट कर लेते हैं, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, मोर रिएक्टिव metal will displace less reactive metal from its salt, ये समझ में आता है आपको? इसका चलिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि मैं एक जिंक की स्ट्रिप लेता हूँ, ठीक है ना, जिंक की पत्ती एक लेता हूँ, छोटी सी, ऐसा सीधे से काट लीजिए, कट जाएगी। ठीक है, जिंक की मैं स्ट्रिप लेता हूँ और जिंक की स्ट्रिप को मैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालता हूँ। देखिए, CuSO4 in aqueous, what is the color of copper sulfate? ब्लू। ठीक है, ब्लू सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, और इसमें मैंने एक जिंक का कलर बताइए क्या होता है, सिल्वरी व्हाइट। तो जिंक इन सॉलिड फॉर्म कलर क्या है इसका, सिल्वरी व्हाइट। ये मैंने जिंक का एक स्ट्रिप लिया, एक पत्ती ली छोटी सी काटी, और मैंने इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। मैंने आपको दिखाया भी वीडियो में, ठीक है ना, लास्ट चैप्टर में। बहरहाल देखिए, जिंक कॉपर से ऊपर आता है, तो हु इज मोर रिएक्टिव? यस। Which is more reactive metal? Zinc. Zinc is more reactive than copper, so zinc will displace copper from copper sulfate solution. वही मैंने लिखा, more reactive metal will displace less reactive metal from its solution. तो less reactive कौन था? Copper. तो zinc will displace copper, and we will get
ZnSO4 इन एक्वस फॉर्म एंड साथ में मेरे को क्या मिलेगा, कॉपर इन सॉलिड फॉर्म। याद है आपको इसका कलर कैसा होता था, रेड ब्राउन, और ये फ्लास्क में नीचे ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था वो तो ब्लू था, ब्लू से अब किस में चेंज हो जाता है, ट्रांसपेरेंट में, क्योंकि ZnSO4 का जो जिंक सल्फेट का कलर मैंने आपको दिखाया था कैसा होता है बताइए, कलरलेस। जिंक सल्फेट इज, क्यों कलर चला गया बताइए, क्योंकि अब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन वहां मौजूद नहीं। कॉपर के आयन, कॉपर आयंस आर रिस्पांसिबल टू गिव द ब्लू कलर, है ही नहीं, कॉपर के आयन ही नहीं मौजूद है, कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में ही नहीं। अब तो जिंक ने कॉपर को हटा दिया, तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया और कॉपर मेटेलिक फॉर्म में नीचे डिपॉजिट हो गया, ठीक है। व्हाई दिस रिएक्शन हैपेंस, बिकॉज़ जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ओके, यस। तो अगर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देन जिंक विल रिड्यूस कॉपर। रिड्यूस का मतलब समझते हैं, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। देखिए इधर, यहां से अगर आप ऐसा ब्रेक करोगे इसको, तो कॉपर के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो किस पे चले गए, सल्फेट पे, तो SO4 2 माइनस बन गया, ठीक है। तो कॉपर क्या बना देगा, 2 प्लस, लेकिन यहाँ जिंक जो बैठा हुआ था, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन और लूज कर देगा और क्या बना देगा, Zn2 प्लस। क्यों भाई, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे जिंक से, तो जिंक क्या बना देगा, 2 प्लस। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन किसने निकाले बोलो, जिंक क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, कॉपर को क्या करा देगा, रिड्यूस। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे वो जाके मिलते हैं किससे, कॉपर आयन से, और कॉपर आयन क्या हो जाता है, रिड्यूस किसमें, कॉपर के मेटेलिक फॉर्म में, ठीक है। ये कॉपर बन गया, कॉपर देखिए अलग हो गया। अब ये जो जिंक Zn2 प्लस फॉर्म में बैठा हुआ है, ये किसके कांटेक्ट में आता है, SO4 2 माइनस के, और क्या बना देता है, ZnSO4। ये इसका मैकेनिज्म है, इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, ठीक है ना। इसी में हम और एग्जांपल अगर देख सकते होंगे। अब इसका चलिए हम उल्टा करते हैं। हमने क्या किया, इसी का उल्टा करते हैं, अदर वे राउंड। हमने क्या किया, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, ओके, और इसमें किसकी स्ट्रिप डाली मैंने, कॉपर। किसकी स्ट्रिप डाली, होगी रिएक्शन क्या, नहीं। व्हाई, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, तो कॉपर जिंक को रिड्यूस नहीं करा पाएगा। सुनिए, क्या ये रिएक्शन नहीं हो सकती, आंसर है हो सकती। कैसे, दिस इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसमें किसी एनर्जी की सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती। दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, खुद पे खुद तो नहीं होगी, हाँ अगर आप इलेक्ट्रिसिटी लगा के करेंगे तो आपको एक एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, बट वो सब हम क्लास 12 में देखेंगे, तो अभी हम इसमें ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ओके। इसी तरीके से मान लीजिए रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ओके, रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। चलिए इसको करा लेते हैं हम। आयरन को अगर लेंगे आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, तो बताइए क्या बनेगा, FeSO4 प्लस कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, पता है आपको। व्हाई, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ओके। कलर बताइए क्या मिलेगा, इसका कैसा था, कॉपर सल्फेट कैसा था, ब्लू सॉल्यूशन, आयरन सल्फेट कैसा है, ग्रीन सॉल्यूशन, ये कैसा है, रेडिश ब्राउन, ओके। और आयरन का कलर कैसा होता है, ग्रे, जो प्योर आयरन होता है, ओके। नाउ अब देखिए, अगर हम कॉपर की रिएक्शन कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट से, कॉपर इन सॉलिड फॉर्म रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। Why AgNO3? Because Ag is single plus and nitrate is single minus। देखिए जब तक आप फॉर्मूले नहीं याद करेंगे उससे नहीं बनेगा आपसे, ठीक है। Ag plus NO3, तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट क्या होगा बताइए, ये सॉलिड फॉर्म में, AgNO3 एक्वस फॉर्म में, ये सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर का सॉल्ट है जो कि लेस रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो कॉपर इज
more reactive than silver, तो copper will displace silver from its salt solution and make Cu. अब थोड़ा ध्यान देके बनाएंगे, Cu पे 2 प्लस होता है, NO सिंगल माइनस, this, तो क्या बन जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस, तो कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस, हाँ बताइए आपको क्या दिखेगा, सिल्वर। तो आपको फ्लास्क में ये सिल्वर नीचे ऐसे बैठा हुआ डिपॉजिट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कौन से कलर का होता है सिल्वर? ग्रेइश व्हाइट, ठीक है ना। तो सिल्वर ग्रेइश व्हाइट आपको फ्लास्क में नीचे दिखाई पड़ेगा। और कॉपर नाइट्रेट का कलर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कॉपर, यस, इसलिए क्योंकि देखिए कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता क्यों है, रीजन समझिए ना, कॉपर आयंस के कारण, कॉपर आयंस के कारण। तो यहाँ पर भी तो कॉपर आयन मौजूद होंगे। जब आप इसका एक्वस फॉर्म लेंगे तो आपको Cu2 प्लस आयन नहीं मिलेंगे बहुत सारे, तो वो Cu2 प्लस आयन पे जैसे ही लाइट पड़ता है तो वो लाइट के साथ ऐसा बिहेव करता है कि आपकी रेटिना को कलर क्या लगता है? ब्लू। सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेता होगा, रिफ्लेक्ट कौन सा करता होगा? ब्लू। तो कलर कैसा दिखता है आपको? ब्लू। तो याद रखिए Cu2 प्लस आयंस ऑलवेज गिव ब्लू कलर, तो इसलिए इसका भी कलर कैसा आएगा? ब्लू। जैसे कॉपर हो आप बता दीजिए ब्लू कलर आएगा, ओके। इसका कलर कैसा था सिल्वर नाइट्रेट का? ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है। सिल्वर नाइट्रेट कैसा होता है? तो जैसे ही कलरलेस सॉल्यूशन जो सिल्वर नाइट्रेट का मैंने लिया था वो धीरे धीरे मेरे को क्या दिखाई पड़ने लगेगा? ब्लू। इसका मतलब है कि कॉपर आ गया है किसकी जगह? सिल्वर की जगह। और सिल्वर ऐसा ग्रेइश व्हाइट आपको डिपॉजिट फ्लास्क में दिखाई पड़ेगा। बैलेंस अगर मैं इसको करूं, नाइट्रेट इज 2, तो यह नाइट्रेट 1 है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, सिल्वर 2, दिस इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ओके। नाउ क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। A solution of copper sulfate was kept in iron pot. आयरन पॉट, ये देखिए इधर, ये आयरन पॉट लिया है हमने, ये आयरन का बर्तन है, आयरन पॉट, ठीक है। और इसमें मैंने सॉल्यूशन किसका रख दिया? चेक करिए, हु इज मोर रिएक्टिव, आयरन और कॉपर? आयरन इज Fe, ठीक है ना। देखिए आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यही रीजन है कि आपको इस पॉट पर कुछ टाइम के बाद छोटे छोटे क्या दिखाई पड़ने लगते हैं? होल्स। समझते हो क्यों? क्योंकि क्या बन जाता होगा? FeSO4। वो आयरन निकल कहाँ से रहा है? कहाँ से निकल रहा है? बर्तन किसका बना हुआ है? लोहे का, आयरन का। तो वो आयरन कॉन्टिन्यूसली वहां से निकलता जाता है और कॉपर को हटाता जाता है, ठीक है। तो उस बर्तन में क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे होल्स। तो इसका रीजन आप क्या लिखेंगे? बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। उल्टा करिए, उल्टा करिए। आपकी पॉट किसका लेंगे आप? कॉपर का पॉट लीजिए और कॉपर के पॉट में स्टोर क्या करिए? बताइए क्या इसमें होल्स होंगे? नो, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, ओके। नाउ चलिए क्वेश्चन सुनिए। NaCl एंड कॉपर मेटल मैंने लिया है, NaCl सॉल्यूशन और कॉपर मेटल मैंने लिया। फटाफट बताइए वो रिएक्टिविटी सीरीज देख के। NaCl सॉल्यूशन लिया है मैंने और कॉपर का मेटल मैंने लिया हुआ है, बताइए क्या रिएक्शन होगी? नो, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। नेक्स्ट रिएक्शन बताइए मुझे। मैंने लिया है मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और मैंने इसमें एल्युमिनियम का स्ट्रिप डाला है, छोटी सी पत्ती मैंने एल्युमिनियम की डाली। क्या रिएक्शन होगा? Why? Yes, aluminum is less reactive than magnesium. Now, ferrous sulfate with FeSO4 मैंने लिया, ferrous sulfate with silver मैंने लिया, बताइए रिएक्शन होगी? Yes, no, नहीं होगी, because silver is less reactive than iron. Last is AgNO3 with copper metal. AgNO3 with copper metal. Silver nitrate with copper metal. Copper is more reactive than silver, तो रिएक्शन होगी कॉपर विल डिस्प्लेस सिल्वर। ये हो गया। उसके बाद देखिए मुझको एक चार्ट दिया हुआ है NCERT की बुक में और मेरे को बोला जाता है इस चार्ट में, देखिए
ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, देखिए मेटल ऑक्साइड्स मुझे गिवन है, इधर मेटल ऑक्साइड्स गिवन है। देखिए जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड, और सेकंड मुझे गिवन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड थर्ड वन इज कॉपर ऑक्साइड। ओके, दिस इज जिंक, दिस इज मैग्नीशियम Mg, एंड लास्ट वन इज कॉपर। क्वेश्चन सुनिए, आपको क्या बोला जाता है? आपको बोला जाता है जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड वर हीटेड turn by turn with zinc, magnesium and copper metal as shown in the figure. In which cases will you find displacement reaction taking place? समझ में आया? जिंक ऑक्साइड को बारी बारी से एक बार जिंक के साथ, एक बार मैग्नीशियम के साथ, एक बार कॉपर के साथ क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी? देखिए जिंक ऑक्साइड जिंक के साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जिंक में कोई कंपटीशन नहीं है। मैग्नीशियम और जिंक में कंपटीशन है, मैग्नीशियम में डिस्प्लेस जिंक। तो मैग्नीशियम के केस में मैं यहाँ डॉट डॉट कर देता हूँ और यहाँ क्या लिख दूंगा? डिस्प्लेसमेंट। कॉपर के केस में बताइए, कॉपर क्या जिंक को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा? कॉपर क्या जिंक को हटा देगा? नो, कॉपर जिंक के नीचे आता है, तो डॉट 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 करके छोड़ देंगे। पार्ट 2 देखिए, मैग्नीशियम को क्या जिंक हटा देगा? मैग्नीशियम को क्या जिंक नो नीचे आता है, तो डॉट डॉट डॉट। मैग्नीशियम को क्या मैग्नीशियम हटा देगा? कोई कंपटीशन नहीं है, डॉट डॉट डॉट। कॉपर को क्या मैग्नीशियम हटा देगा? नो। थर्ड वन देखिए, कॉपर ऑक्साइड को क्या जिंक कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा? जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल अकर हियर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा, क्या मैग्नीशियम कॉपर को हटा देगा? दिस इज कॉपर, दिस इज मैग्नीशियम, यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डॉट 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 बिकॉज कॉपर विल नॉट डिस्प्लेस कॉपर। दोनों में कंपटीशन, दोनों सेम चीजें। उसके बाद मुझे क्वेश्चन गिवन है कि सैंपल ऑफ 4 metals ABCD were taken and added to the solution given in the following table one by one. The results obtained are as follows. ठीक है, देखिए ये आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, these are metal A, B, C and D। ठीक है, ये आयरन सेकेंड सल्फेट है, मैं लिख दे रहा हूँ आयरन 2 सल्फेट, नेक्स्ट इज कॉपर 2 सल्फेट, कॉपर 2 सल्फेट, एंड थर्ड वन इज जिंक सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट। जिंक sulfate and last is silver nitrate AgNO3। okay, ये इस तरीके से आपको गिवन है, और इसमें और देखिए कुछ लिखता है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए ए अगर आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो नो रिएक्शन, ओके, और ए अगर कॉपर सल्फेट के साथ करता है तो डिस्प्लेसमेंट, जिंक सल्फेट से करता है तो कुछ दिया नहीं है। फिर बी के बारे में देखिए, बी आयरन सल्फेट के साथ क्या करता है? डिस्प्लेसमेंट, यहाँ कुछ दिया नहीं है, जिंक सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट, ओके। सी आयरन सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है, कॉपर सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है, जिंक सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है, और सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, ओके। लास्ट इज डी।
डी क्या करता है? डी नाम का जो मेटल है, नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन। क्वेश्चन सुनिए, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? बी कैसे भाई मोस्ट रिएक्टिव मेटल है बताइए? सबसे पहले इन तीनों में कंपटीशन करा रहे हो क्या? हाँ, कौन है सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल बताइए? बी कैसे बताइए? देखिए पहले आयरन है, कॉपर है, जिंक, आयरन कॉपर और ये रहा हमारा क्या? जिंक। चलिए ठीक है, इसको कर लेंगे हम बाद में, 12th की क्लास भी।